अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइटैनिक एक तारीखी जहाज था। ये जहाज 1912 में मुकम्मल हुआ और अपने पहले सफर के दौरान ये एक बर्फानी तौदे से टकराकर बहर ओकियानूस में डूब गया। अब ये बहर ओकियानूस की तह में है। समंदर इस काम को खत्म कर रहा है जो आइसबर्ग ने शुरू किया था। एक वक्त आएगा जब जहाज में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज हम टाइटैनिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। जब दो या ज्यादा जहाज इसी तरह बनाए जाते हैं तो वो सिस्टर बहरी जहाज के नाम से जाने जाते हैं। टाइटैनिक कंपनी के पास दो ऐसे ही जहाज थे। पहले को ओलंपिक कहा जाता था, जो टाइटैनिक से पहले पेश किया गया था, और इस वक्त के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक हुआ, क्योंकि टाइटैनिक ओलंपिक से चंद मीटर बड़ा था। लेकिन उससे पहले ओलंपिक को सबसे बड़ा समझा जाता था। टाइटैनिक के बाद जिस जहाज को डिलीवर किया जाना था उसका नाम शुरू में गिगांटिक रखा गया था, फिर उसे ब्रिटानिक में तब्दील कर दिया गया। टाइटैनिक की बहुत ज्यादा वीडियोज या तस्वीर नहीं है। मैगजीन या तारीख की किताबों या वीडियोज में जो तस्वीरें आप देखते हैं वो टाइटैनिक की नहीं है, वो सब ओलंपिक की तस्वीरें हैं। टाइटैनिक की सिर्फ एक वीडियो है जब ये साउथहैम्पटन से अपना पहला सफर शुरू कर रहा था। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। उसे बेलफास्ट में एक खशक गूदी में बनाया गया था और उसे मुकम्मल होने में 3 साल लगे थे। ये 10 अप्रैल 1912 का वाकया है। RMS टाइटैनिक अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित जहाज, ये अपने पहले सफर पर निकला। ये साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसकी कमान 62 साला सीनियर कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। मुसाफिरों, अवाम और मीडिया में इस जहाज के हवाले से काफी जोश व खरूश पाया जाता था। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, बल्कि उसकी लंबाई तकरीबन 200 मीटर थी, 53 मीटर से ज्यादा ऊंचा। इस जहाज पर लग्जरी हैरत अंगेज थी। उस जमाने में जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आती थी, जो अगर अफराती ज़र को मद्देनजर रखें तो आज $400 मिलियन के बराबर है। जहाज के अंदर की सहूलियात और सजावट 5 सितारा होटल से ज्यादा थी। दागदार शीशे के आईने, लकड़ी की सजावट, 2 अजीम शान सीढ़ियां, गर्म स्विमिंग पूल, एक तरकी हमाम, एक इलेक्ट्रिक गसल, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्तोरां, 2 हिजाम की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। मजीद ये कि टाइटैनिक बनाने के लिए जिस किस्म के हिफाजती तरीका कार इस्तेमाल किए गए थे, इसके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। ये एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब है नहीं सकता। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के नायब सदर को इस हवाले से इतना यकीन था कि वो आवाम के सामने आ गए और कहा कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। साल 1912 तारीख 11 अप्रैल को टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। मसनूआत के साथ आया था। बाकी तमाम चीजों के अलावा जहाज के 15 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के जरिए दौर से अलग किया गया था। जहाज की हिफाजत पर इस हद तक तौजह मरकूज की गई है कि अगर इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 15 में से अगर 4 पानी से भर जाएं तो जहाज डूब नहीं पाएगा। इस वक्त के कानून है कि अगर इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 15 में से अगर 4 पानी से भर जाएं तो जहाज डूब नहीं पाएगा। के मुताबिक टाइटैनिक के पास 16 लाइफ बोट्स होना जरूरी है, लेकिन टाइटैनिक के पास 20 लाइफ बोट्स थे, जिसका मतलब है कि 4 लाइफ बोट्स इस वक्त के कानून की तजवीज से ज्यादा थीं। लेकिन दूसरी तरफ टाइटैनिक की उसके मुसाफिरों और अमले की कुल तादाद के मुकाबले लाइफ बोट्स सिर्फ जहाज के निस्फ मुसाफिरों और अमले की जान बचाएगी। याद रहे कि 1912 के दौरान यूरोप के बहुत से लोग अमेरिका की तरफ हिजरत कर रहे थे और उनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता ये था कि वो जमीनी रास्ते से बर्तानिया पहुंचें और वहां से जहाज पकड़कर न्यूयॉर्क आएं। इससे फायदा उठाने के लिए बहुत सी कंपनियां नए जहाज लेकर आ रही थीं, जो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए
तेज रफ्तारी से चलेंगी। टाइटैनिक भी इन तेज बहरी जहाजों में से एक था। 1912 को मुद्देनजर रखते हुए टाइटैनिक 23 नाट पर चलने की सलाहियत रखता था। तमाम किस्म के लोग जहाज में सवार होते थे मारूफ सुनातकार और अदाकारों के साथ साथ तारकीन वतन जो अमेरिका जा रहे थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस सफर में तकरीबन 7 दिन लगेंगे। मौसम सर्द था, लेकिन पिछले 30 से 40 सालों के मुकाबले में इतना सर्द मौसम नहीं था। पेशीन गोइयों ने बताया, जहाज के पूरे सफर के दौरान खराब मौसम का सामना करने के अमकानात बहुत कम थे। मौसम साफ और अच्छा था। अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलना शुरू हो गई थी कि बहर ओकियानुस जिसे टाइटैनिक अमेरिका जाने के लिए उबूर कर रहा था, बर्फ से भरा हुआ था। बर्फ से ढके बहुत से पहाड़ थे जो इस जहाज के लिए खतरा थे। ये इंतबाही पैगामात कोई गैर मामूली नहीं थे। बहरी जहाज जो समंदरों में सफर करते हैं अक्सर रेडियो के जरिए बातचीत करते हैं और करीबी बहरी जहाजों को आइसबर्ग के बारे में सिग्नल देते हैं। ये वार्निंग मिलने के बाद टाइटैनिक ने खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता तब्दील किया, लेकिन उसने अपनी रफ्तार को कम नहीं किया। उसने 21.5 नाट की रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखा, जो कि 40 किलोमीटर फी घंटा के बराबर है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग के 7 मजीद इंतबाही पैगामात आए, लेकिन कप्तान इस्मत और उसके अमले ने इन इंतबाही पैगामात को नजरअंदाज किया। उन्होंने टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं किया। याद रहे कि रेडार मौजूद नहीं थे, तब ईमेल्स भी मौजूद नहीं थीं और न ही मौसम के बारे में फेक्स की सहूलत मौजूद थी। इसलिए ज्यादातर इंतबाही पैगामात रेडियो के जरिए पहुंचाए जाते थे। यही वजह है कि हर जहाज का अपना रेडियो ऑपरेटर था। मुख्तलिफ बहरी जहाजों ने शमाली बहर ओकियानुस में बर्फ या बर्फ के तोदे देखने की इत्तला दी। आइए आइसबर्ग पर एक नजर डालते हैं। आइसबर्ग शमाली या जनूबी कॉन्टिनेंटल शील्फ से टूट जाते हैं। जब भी मौसम थोड़ा सा गर्म होता है तो वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उनके बारे में जो बात काबिल जिक्र है वो ये है कि आइसबर्ग का वो हिस्सा जो आप पानी के ऊपर देखते हैं, दरअसल ये पानी के अंदर 7 से 8 गुना बड़ा होता है। लिहाजा अगर आपको एक छोटा सा आइसबर्ग नजर आता है तो आपको यकीन करना होगा कि ये पानी के अंदर बहुत बड़ा होगा। ये किसी भी जहाज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन खत्म होने लगता है, सूरज गुरूब होता है और दर्जा हरारत नीचे जाता है। 14 अप्रैल 1912 को रात 8:22 बजे कैप्टन एडवर्ड जे समथ आखिरी बार हुआ। जहाज के डेक पर गए, बुर्ज ऑफिसर के साथ जरूरी मालूमात का तबादला किया, जहाज की पेशरफत का पता लगाया और फिर सो गए। 14 अप्रैल की रात के हवाले से काबिल जिक्र बात यह थी कि चांद नजर नहीं आया। चांद के बगैर चांदनी नहीं थी और इस रात में हद निगाह कम थी। शमाली बहर ओकियानुस बहुत पुरस्कून था, लेकिन याद रखें कि पुरस्कून मौसम अच्छा मौसम होता है, लेकिन बाज औकात पुरस्कून मौसम अच्छा मौसम नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बर्फ के तौदे पानी के अंदर 7 से 8 गुना बड़े होते हैं। एक और बात काबिल गौर है, और वो ये है कि पानी की सतह के नीचे एक आइसबर्ग तेज धारों से मिट जाता है। मजबूत धारे आहिस्ता आहिस्ता आइसबर्ग को खा जाते हैं जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर पलट न जाए। आइसबर्ग का निचला हिस्सा उसे सतह पर बनाता है और ऊपर का अख्तिताम पानी के अंदर होता है। आम आदमी की इस्तिलाह में उसे डायरेक्ट आइसबर्ग कहा जाता है। जब ये पानी के ऊपर पलटता है तो ये करीब करीब शफाफ होता है और एक पुरस्कून समंदर के साथ मिलकर एक तारीख आइसबर्ग दरहकीकत जहाज के लिए बदतर होता है। इस वक्त जहाज पर एक करोनीस्ट था। ऊंचाई पर एक छोटा सा प्लेटफार्म जिसे देखने का मकाम कहा जा सकता है। किसी को उसके ऊपर बैठाया जाता है ताकि वो ट्रैफिक या रुकावटों को देखने के लिए जहाज के ट्रैक पर नजर रख सके। बहरी जहाजों में 1 या 2 अफराद के साथ क्रोनीस्ट हुआ करता था। टाइटैनिक के क्रोनीस्ट पर 2 अफराद तैनात थे। यहाँ बैठे शख्स को
इंतहाई कम दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवाएं बहुत तेज रफ्तारी से चल रही थीं। मजीद ये कि रात का वक्त था। ठंडी हवाओं से आंखें इश्कबार हो जाती हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। इनमें से एक फ्रेड फ्लेट था। फ्रेड फ्लेट को जहाज के करीब करीब कुछ नजर आया, जो सितारों की रोशनी में एक सियाह छोटे पहाड़ की तरह दिखाई देता है। जब जहाज करीब आया तो फ्रेड फ्लेट ने महसूस किया कि ये एक तारीख आइसबर्ग हो सकता है। लहरें प्रसकून थीं, लेकिन हरकत ऐसी थी जैसे उनके करीब ही आइसबर्ग हो। उसने फौरन डेक पर मौजूद अफसर को खबरदार किया कि आगे आइसबर्ग, मतलब जहाज के बिल्कुल करीब, 000 डिग्री आगे, आइसबर्ग बिल्कुल आगे। ड्यूटी ऑफिसर ने हार्ड टू पोर्ट ऑर्डर दिया, लेकिन जहाज तकरीबन 23 नॉट पर जा रहा था। तकरीबन 23 नॉट, ये एक तेज रफ्तार जहाज था। आइसबर्ग बिल्कुल आगे। जब उसने हार्ड टू पोर्ट एक्शन लिया तो आइसबर्ग जहाज के दाएं तरफ था, लेकिन जब आइसबर्ग देखा गया तो फासला तकरीबन 400 से 450 मीटर था। इतने बड़े जहाज के लिए यह फासला बहुत कम है। फ्रेड ने तेजी से 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे वाले लोगों को खबरदार किया जा सके। फिर फोन उठाया और डेक पर मौजूद अफसरान को बुलाया। वो चीखता है कि उनके सामने एक आइसबर्ग है और जहाज को फौरी तौर पर बाएं जानिब ले जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने यह पैगाम सुना और अंजन रोम को इशारा किया कि जहाज को बाएं समत चलाना चाहिए